तारीख 5 सितंबर, वक्त सुबह के 4 बजे। कोलकाता का येलहंका रेलवे फैक्ट्री का एक वीरान कोना, जहां इंसान की परछाई और अंधेरे में कोई फर्क नहीं होता। सूरज की पहली किरण फूटने वाली थी और अंधेरा धीरे धीरे दम हो रहा था। पुष्पा 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 पुष्पा। लगभग 52 साल का एक आदमी जो कि रेलवे में एक मैकेनिक था, अपने कुछ औजारों के साथ उस यार्ड में है। उसे एक पुरानी और जंग खाई हुई बोगी की मरम्मत करनी थी। वो बोगी के पिछले हिस्से पर टॉर्च की रोशनी मारता है। बस ये आखिरी बोगी बची है, इसे ठीक करके सीधा 2 दिन की छुट्टी लूंगा। इस बार बीवी बच्चों के साथ कोयम्बटूर में खूब मजे करूंगा। अरे कितने दिनों से उनको घुमाया नहीं। चलो देखें क्या है अपने पास। वो आदमी झोली से औजार निकाल बोगी की मरम्मत करने में जुट गया। हथौड़े की एक एक चोट उस वीराने में देर तक गूंजती रही, जैसे रात चीख चीख कर किसी का पता पूछ रही थी। ये सब कुछ देर तक चलता रहा कि तभी अचानक से उसके ठीक पीछे वाली बोगी अचानक से अपने आप हिल गई। वो आदमी एकदम से चौंक उठा। हाँ, और किसी ने इंजन तो स्टार्ट नहीं कर दिया। अरे पर इस वक्त यहां तो किसी की ड्यूटी भी नहीं थी। ओफो, देखता हूं। उस शख्स ने झांक कर इधर उधर देखा। दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये अभी अभी हुआ क्या था। कुछ सेकंड्स आसपास देखकर वो वापस से अपने काम में जुट गया, लेकिन तभी अचानक से उस आदमी के ठीक पीछे वाली बोगी में एक बार फिर से हरकत हुई। इस बार झोटे थोड़े से ताकतवर थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये सब हुआ क्या। अचानक से कौन है? कौन उधर? अरे ये क्या चक्कर है? इंजन के अंदर तो कोई है भी नहीं। तूफान भी आ जाए तो भी ट्रेन इतनी आसानी से हिल नहीं सकती। फिर आखिरकार ये इतनी ताकत है किसमें जो पूरी की पूरी बोगी को हिला दे? उस आदमी को वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि अचानक से ट्रेन के इंजन के हॉर्न की आवाज चीख उठी। वो शख्स एक बार फिर से चौंके। ट्रेन के पहिए अचानक से आगे बढ़े और इससे पहले कि वो उसकी पीछे वाली बोगी से उतर पाता, बोगी की रफ्तार तेजी से बढ़ती गई और उस आदमी ने जोर से टक्कर मारी। ट्रेन की उन 2 बोगीज के बीच वो आदमी दब गया। खून के फवारों से जमीन सुर्ख लाल हो गई। उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत मिली कि वो बेचारा ठीक से चीख भी न सका। सूरज की रोशनी में खून से सने लोग चमचमरा रहे थे। 9 अक्टूबर, रात के 2 बज रहे थे। कोलकाता के आसपास कहीं मुंबई एक्सप्रेस पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े जा रही थी। मुंबई एक्सप्रेस के 3rd AC कोच में बेहद हल्की रोशनी फैली हुई थी। ज्यादातर पैसेंजर्स सफेद चादर ओढ़कर वैसे तो सो रहे थे। बोगी के अंदर फैली हल्की हल्की रोशनी में रात थोड़ी सहमी हुई सी लग रही थी, जैसे उसे मालूम हो कि आज रात कुछ होने वाला है। उस कोच के बर्थ नंबर 34 पर रंगीन और चमचमाती साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक रखा था। उस औरत के हाथों में सोने के कंगन चमक रहे थे। उसके गले में चांदी की एक मोटी चेन लटक रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई नई नवेली दुल्हन है। अचानक से एक जोर के झटके के साथ मुंबई रुक जाती है। ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी, जहां सिवाय एक नौजवान के और कोई भी नहीं था। उस नौजवान का नाम पुनीत है, जिसकी उम्र कुछ 28 बरस की होगी। उसने झट से AC कोच के बाहर दरवाजे पर चिपके रिजर्वेशन चार्ट पर नजर फेरी। A1 में 41, 42, राम से 44, साक्षी राजपूत एंड यस बर्थ नंबर 43, रोहित पांडे, दैट्स मी। अपना नाम पढ़ते ही सनी फुर्ती के साथ अपना सामान लिए उसी AC कोच में घुस गया जिस कोच में वो लड़की बैठी थी। ट्रेन वापस से चल देती है। अंदर कोच में घुसते ही सनी के पसीने से छूट माथे पर AC की ठंडी हवा टकराते ही उसके चेहरे पर सुकून छा जाता है। ओह, चलो इस गर्मी से कुछ तो राहत मिली। कमबख्त आज रात एक पत्ता तक नहीं हिला बाहर। उफ। सनी की नजरें अपने बर्थ को ढूंढने लगती हैं। बर्थ नंबर 45, बर्थ नंबर 45, हाँ ये रहा। पुनीत को अपना बर्थ मिल गया, जो कि साइड अपर बर्थ थी। नीचे की बर्थ नंबर 44 पर वो औरत बैठी थी। पुनीत को अपना सामान बर्थ के नीचे रखना था। वो उस औरत से बेहद शालीनता के साथ कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, वो ऊपर वाली बर्थ मेरी है। आप जरा 1 मिनट के लिए पैर हटा लेती तो मैं अपना लगेज नीचे डाल देता। वो औरत खामोश रहती है। क्या नाम था? हाँ, साक्षी। एक्सक्यूज मी साक्षी जी, आप जरा अपना पैर हटा लेंगी प्लीज। उस औरत के शरीर में थोड़ी हरकत होती है। उसके हिलने से उसके चेहरे से साड़ी का पल्लू सरककर उसकी गोद में गिर पड़ता है। पुनीत एक पल के लिए उसे देखकर चौंक जाता है। उसने इतनी सुंदर और मासूम औरत अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी।
औरत की उम्र मुश्किल से 25 से 26 साल की थी। साक्षी की बड़ी बड़ी आंखें उसकी मासूमियत के साथ सनी को कुछ देर तक देखती। सनी थोड़ी देर के लिए ये भूल गया था कि वो इस वक्त एक ट्रेन में है और अभी अभी वो उस औरत से कुछ कह रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद सनी अपने आप को संभालते हुए अपनी बात वापस से दोहराने की कोशिश करता है। जी सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो क्या है कि ऊपर वाली बर्थ मेरी है तो मुझे अपना सामान। पुनीत के कुछ कहने से पहले ही साक्षी ने अपने पैर बर्थ पर रख लिए। उसने अपना सामान बर्थ के नीचे रख दिया। वैसे तो काफी रात हो चुकी थी और बाकी के लोग सो रहे थे, पर पुनीत को नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर नीचे ही बैठा जाए। उसने साक्षी की ओर देखा जो कि खिड़की के बाहर टकटकी लगाए न जाने क्या देख रही थी। पुनीत ने उससे झिझकते हुए कहा, माफ कीजिएगा साक्षी जी, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर यहाँ नीचे बैठ जाऊं। आप बाहर देखती रही। सनी को समझ नहीं आया कि वो उससे और क्या कहे। साक्षी की खामोशी को इजाजत मानते हुए वो उस बर्थ पर आराम से बैठ गया। बीच बीच में खिड़की से अंदर आती रोशनी में साक्षी का सफेद चेहरा चमक उठता। कुछ देर के बाद उस कोच में टीसी आया। वो सबसे एक एक करके टिकट मांग रहा था। वो पुनीत के पास भी पहुंचा। हाँ जी भाई साहब, टिकट और अपना आईडी कार्ड दिखाइए प्लीज। सनी ने टिकट और अपना आधार कार्ड टीसी को थमा दिया। टीसी ने जल्दी से एक नजर डाली और आगे बढ़ गया। पुनीत ने नोटिस किया कि टीसी ने एक बार साक्षी की बर्थ की ओर भी देखा मगर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप आगे चला गया। वाह अंकल, वाह 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 वाह, लड़की से कोई पूछताछ नहीं, मतलब सारे कायदे कानून सिर्फ हम लड़कों के लिए हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, अपने को क्या है, ठीक है। पुनीत ने अपना मोबाइल बाहर निकाला। उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी मंगेतर पूजा का मिस्ड कॉल दिखता है। अरे पूजा का मिस्ड कॉल कब आया, पता ही नहीं चला। बेचारी अब तक जगी है, चलो उससे बात ही कर लेता हूँ। पुनीत ने अपनी मंगेतर पूजा को कॉल बैक किया। हेलो पूजा, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? ओफो, कैसे सो जाती, तुमने बताया ही नहीं कि तुम ठीक से पहुंचे हो कि नहीं। अरे बाबा, फोन नहीं किया तो क्या हो गया, कोई बच्चा थोड़ी हूं मैं। और क्या, बच्चे ही तो हो तुम। अच्छा सुनो, मम्मी पापा से ना अच्छे से मिलना। पापा थोड़े गुस्से वाले हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। रिलैक्स यार, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं भी माने तो भाग के शादी कर लेंगे, सिंपल है। भाग के शादी कर लेंगे? पुनीत के मुंह से ये बात सुनते ही साक्षी की बड़ी बड़ी आंखें मानो और बड़ी हो गई हों। वो सनी की ओर मुंह करके उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी। पता नहीं पूजा, आज ना मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि शादी के जोड़े में तुम कैसे लगोगी। शादी का जोड़ा, जाने क्या बात थी कि सनी की ये बातें सुनकर साक्षी की आंखें भर आई। उसे ये सब सुना सुना सा पता नहीं क्यों लग रहा था। काजल से भीगी आंखों से आंसू की लंबी बूंद साक्षी के गले पर ढुलक गई। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी और पुनीत इन सब से बेखबर पूजा से बातें किए जा रहा था। हाँ सही है, खैर अच्छा सुनो, मैं कोलकाता पहुंच के फोन करूंगा, ठीक है ना। चलो चलो, बस अब सो जाओ, वरना सुबह तुम्हें फिर से माइग्रेन हो जाएगा। चलो ओके, सो जाओ। ठीक है, तुम भी सो जाओ, अब रखती हूँ। लव यू टू, बाय बाय। सनी ने फोन रख दिया और उसकी नजर साक्षी पर पड़ी जो कि उसे लगातार घूर रही थी। काजल से घुलकर आंसू की लंबी बूंद उसके गले पर अभी भी चिपकी हुई थी। पुनीत ने मुस्कुराते हुए साक्षी से कहा, ओ माफ कीजिएगा अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई हो। एक्चुअली क्या है ना कि असल में मेरी मंगेतर का फोन था, थोड़े टाइम के लिए भी कहीं चला जाता हूं ना तो बेचारी अपसेट हो जाती है। बाय द वे, हम दोनों अगले ही महीने शादी करना चाहते हैं और मैं कोलकाता उसके पेरेंट्स के पास जा रहा हूं उसका हाथ मांगने। आई होप कि सब कुछ ठीक रहेगा। साक्षी टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। एक पल के लिए पुनीत को लगा कि कहीं वो गूंगी तो नहीं, पर फिर पुनीत ने उससे बात करने की आखिरी कोशिश की। जस्ट विश मी लक। वैसे आप भी कोलकाता जा रही हैं? इससे पहले कि सनी कुछ और पूछ पाता, अचानक से ट्रेन एक सुरंग में घुस गई और ठीक उसी वक्त पूरी बोगी में फैली धीमी रोशनी फड़फड़ा कर बुझ गई। अंदर घुप अंधेरा छा गया। सुरंग छोटी थी, इसीलिए कुछ ही सेकंड्स के बाद में सुरंग के पार होते ही बोगी में फिर से नीली रोशनी अपने आप फैल गई। पुनीत को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये रोशनी कहां चली गई थी, पर ये क्या, उन कुछ सेकंड्स के भीतर ही साक्षी अपने बर्थ से गायब थी। पुनीत ने अपने बर्थ से बैठे बैठे ही बोगी के दोनों ओर झांक कर देखा, साक्षी नहीं थी। रोशनी मुश्किल से 5 से 10 सेकंड्स के लिए ही गायब थी, पर पुनीत को उसका यूं अचानक से गायब होना थोड़ा अजीब लगा। कमाल है, अभी अभी तो यहीं मेरे पास ही बैठी थी, इतनी जल्दी कहां चली गई? उस तरफ तो नहीं गई, पर अगर इस तरफ भी गई होती तो बाथरूम तक जाने में थोड़ा वक्त तो लगता, और वो भी इतने गुप अंधेरे में। कुछ तो गड़बड़ है, मैं दरवाजे की ओर जाकर देखता हूँ।
पुनीत उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। बाथरूम के पास पहुंचकर पुनीत एक बार फिर से हैरान हो गया। हद है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद है। फिर वो अचानक से कहां गायब हो गई? ट्रेन ने अचानक से ब्रेक लगाई। पुनीत थोड़ा सा लड़खड़ाया। ट्रेन धीरे धीरे एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। पुनीत ने ट्रेन का दरवाजा खोला और बाहर की ओर झांका। बाहर बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा था, येलहंका स्टेशन। है? इतनी बार सफर किया इस ट्रेन से, पर इस स्टेशन पर तो ये ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। हो सकता है किसी ने चेन खींची हो। वो औरत भी न जाने कहां गायब हो गई। खैर छोड़ो, मुझे क्या, चेहरा धोकर सीधे सो जाता हूं यार। चलो सोया जाए अब। पुनीत ने बेसिन के ऊपर लगे आईने में अपना चेहरा देखा। उसने नल खोला और झुककर पानी के छींटे अपने चेहरे पर डालने लगा। जैसे ही पुनीत ने अपना चेहरा उठाया, उसे आईने में साक्षी का चेहरा नजर आया। पुनीत एकदम से घबरा गया, क्योंकि उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर आईने में साक्षी का अक्स कैसे नजर आ सकता था? मगर फिर भी हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां सिवाय लोहे की दीवार के कुछ भी नहीं था। डर के मारे पुनीत की हलक से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। आईने की तरफ उसने धीरे से पलटकर फिर से देखा और आईने में उसके चेहरे की बजाय साक्षी का चेहरा नजर आ रहा था। अचानक से आईना खुद ब खुद टूटकर चकनाचूर हो गया। टूटे आईने के हर एक टुकड़े में आराध्या का चेहरा नजर आ रहा था। पुनीत की आंखें जम गईं। उसकी नजर दरवाजे की ओर अपने आप मुड़ गई। पुनीत की आंखों से काले रंग की एक बूंद उसके गालों पर ढुलक गई, ठीक वैसे ही जैसे साक्षी की आंखों से काले रंग का आंसू निकला था। धीरे धीरे उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, बाहर की ओर। स्टेशन पर बाहर साक्षी खड़ी थी। साक्षी उसे लगातार घूर रही थी। पुनीत सम्मोहित होकर पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। साक्षी धीरे धीरे स्टेशन के बाहर जाने लगी। पुनीत भी उसके पीछे पीछे चुपचाप बिना कुछ कहे चलने लगा। ट्रेन ने जोर से हॉर्न बजाई और स्टेशन से धीरे धीरे विदा होने लगे। स्टेशन से पुनीत और साक्षी रात के अंधेरे में ओझल हो गए और प्लेटफॉर्म से मुंबई एक्सप्रेस। साक्षी किसी शिकारी शेरनी की तरह आगे आगे चली जा रही थी और पुनीत किसी पालतू हिरन के बच्चे की तरह बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। चारों ओर सिर्फ झिंगरों और सूखे पत्तों की आवाज हो रही थी। वो दोनों एक पुराने गेट से होते हुए एक बड़े यार्ड के अंदर पहुंचे, जहां पटरियों पर जंग लगे पुराने ट्रेनों की बोगियां खड़ी हुई थीं। उनमें से एक बोगी के सामने साक्षी अचानक से रुक गई और उसके पीछे पुनीत। एक जोर के झटके के साथ बोगी के दरवाजे का लॉक टूट गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। साक्षी बोगी के अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे पुनीत। बोगी का दरवाजा वापस से एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। पुनीत के अंदर जाने के अगले ही पल बोगी की लाइट जल उठी। कुछ देर तक खामोशी छाई रही और अचानक एक जोर की चीख के साथ पुनीत का कटा हुआ सर खिड़की पर जोर से टकराता है। खिड़की खून से सनकर लाल हो जाती है। उस यार्ड के मनहूस वीराने में रात एक और खौफनाक मौत की गवाह बन गई। ब्रेकिंग न्यूज। एक और बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां एएल हंका रेलवे फैक्ट्री में आज सुबह एक और खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया गया। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज, लगातार चौथी दर्दनाक मौत। हाँ बोल दीप्ति, जल्दी से ऑफिस आ जा। बॉस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अमेरिकन क्लाइंट है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है एंड दे नीड द बेस्ट कोडर, जो कि तू है। तो बस जल्दी से आ जा यहाँ। दीप्ति, बॉस को बोल दे मैं नहीं आ सकती। अमेरिका से बड़ी इमरजेंसी यहाँ लगी है, कल मिलती हूँ। अरे लेकिन देविका, उन 4 खौफनाक खून के पीछे का राज क्या है? कौन है देविका और क्या वो पता लगा पाएगी साक्षी की अनसुलझी कहानी का भयानक सच? ये जानने के लिए देखें कर्नाटका एक्सप्रेस का पार्ट 2। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सोल टून यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट न जाए।